अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप दुनियादारी देख रहे हैं। आज 20 जनवरी है। दुनिया के सबसे ताकतवर बताए जा रहे मुल्क में सत्ता की अदला बदली का दिन। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। उनसे क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? इस सत्ता परिवर्तन से भारत को क्या मिलने वाला है? बाइडेन की कैबिनेट में भारतवंशियों की कितनी हिस्सेदारी है? और इसके साथ साथ शपथ ग्रहण के कुछ दिलचस्प किस्से भी तो हैं। परंपराओं के किस्से, दुर्घटना के किस्से, मसलन ये किस्सा कि एक राष्ट्रपति को एक एरोप्लेन के अंदर शपथ क्यों लेनी पड़ी, सब विस्तार से बताएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव काफी जटिल होता है। पहले पार्टियों के भीतर वोटिंग नॉमिनेशन के लिए, उसके बाद महीनों तक कैंपेनिंग, फिर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स और फिर वोटर्स अपनी पसंद चुनते हैं। रिजल्ट के लिए भी लंबा इंतजार चलता है। पूरी तस्वीर साफ होने में महीने भर का वक्त लग जाता है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में एक और विशेषण जुड़ गया इन सब के साथ, विवादित, और इसकी इकलौती वजह डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें अपनी हार की शायद उम्मीद नहीं थी। जैसे जैसे जीत उनसे खिसकती गई वो बौखलाते चले गए। उन्होंने बार बार धांधली के आरोप लगाए बिना सबूत के, और जब धुन छट गई तो बाइडेन को स्पष्ट बहुमत मिल चुका था, जरूरी इलेक्टोरल वोट से 36 से ज्यादा। बाइडेन के खाते में आए 306, जबकि ट्रंप के खाते में 232 वोट आए। आधिकारिक ऐलान के बाद भी ट्रंप नतीजा मानने से मना करते रहे। ट्रंप की खपत ने लोगों को उकसाया भी। उनके एक भाषण के बाद भीड़ कैपिटल हिल में घुस गई, आग लगा दी, ऑफिस में तोड़फोड़ की। उस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही थी। डेमोक्रेसी के कथित मसीहा देश में यह नजारा अविश्वसनीय था। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स इसके बाद सस्पेंड कर दिए गए और उन्हें जल्द से जल्द पद से हटाने की मांग भी होने लगी। महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू की गई। हालांकि किसी तरह उनका कार्यकाल पूरा हो गया और अब वो घड़ी आ गई है जब डोनाल्ड ट्रंप संवैधानिक तरीके से कुर्सी से बेदखल हो रहे हैं, और साथ में बेदखल हो रही हैं कई परंपराएं जिन्हें ट्रंप ने मानने से मना कर दिया, जबकि कुछ रिवाजों को कोरोना महामारी की वजह से भी रद्द किया गया। हालांकि कुछ कायम रखी गई। इन परंपराओं के बारे में पहले जान लेते हैं। शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने 30 अप्रैल 1789 को पद संभाला था। 19वीं सदी में यह समारोह अप्रैल के बजाय 4 मार्च को होने लगा और यह सिलसिला 1933 तक चला। उस साल 20वां संविधान संशोधन लागू हुआ और इसके बाद तय हुआ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उनके कार्यकाल का जो चौथा और आखिरी बरस है, उसमें 20 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तब से नए राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ ले रहे हैं। यह समारोह कहां पर होता है? पहले राष्ट्रपति न्यूयॉर्क के फेडरल हॉल में शपथ लेते थे। पहले राष्ट्रपति ने ऐसा किया। तब साल था 1801 का। तीसरे राष्ट्रपति बने थॉमस जेफरसन। उन्होंने कैपिटल हिल में शपथ ग्रहण की परंपरा शुरू की। जब जेफरसन दूसरी बार इस पद पर आए तो कैपिटल हिल से घोड़े पर बैठकर व्हाइट हाउस तक गए। 1977 के साल में एक नई परंपरा बनी। राष्ट्रपति बने उस बरस जिमी कार्टर। उन्होंने कैपिटल हिल से पैदल व्हाइट हाउस जाना शुरू किया। यह एक किस्म की परेड जैसा हो गया और परंपरा बन गई। ये सामान्य दिनों की बात है। असामान्य दिन हो जैसे जंग का वक्त, तब क्या होता है? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने। देश जंग की विभीषिका से जूझ रहा था। ऐसे में रूजवेल्ट ने समारोह को सादा रखा और कैपिटल हिल के बजाय व्हाइट हाउस में शपथ ली। परेड को भी उस बरस रद्द कर दिया गया था। हमने आपसे कहा था कि एरोप्लेन में शपथ का किस्सा भी बताएंगे। इस प्लेन का नाम है एयरफोर्स 1। जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति नंबर 35 थे। वो 22 नवंबर 1963 को टेक्सास गए। वहां उन पर गोली चली और वो मारे गए, लेकिन मौके पर उनकी मौत का ऐलान नहीं हुआ। जब गोली चली तो उनकी पीछे की कार में उपराष्ट्रपति लिंडन ही सफर कर रहे थे। हमला होते ही कार में लिटा दिया गया और एक सीक्रेट एजेंट उनके शरीर को ढक कर बैठ गया। कार वहां से सीधे एयरपोर्ट पर रुकी और फिर उन्हें प्लेन में बिठाया गया। तब तक खबर आ चुकी थी कि कैनेडी नहीं रहे। नियमों के मुताबिक उपराष्ट्रपति लिंडन को अब देश का राष्ट्रपति बनना था। ये रस्म प्लेन में पूरी की गई। डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें शपथ दिलाई। अमेरिका का प्रेसिडेंट जिस विमान में सफर करता है उसका कोड नेम होता है एयरफोर्स 1। लिंडन एयरफोर्स 1 में शपथ लेने वाले पहले
और इकलौते राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति एक हाथ बाइबल पर रखकर शपथ लेते हैं। इसमें भी निजी पसंद होती है, जैसे जिमी कार्टर ने अपनी फैमिली बाइबल पर हाथ रखा। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम लिंकन वाली बाइबल पर शपथ ली। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन 127 साल पुरानी फैमिली बाइबल पर शपथ लेंगे। इस दौरान धार्मिक किताब उनकी पत्नी जिल बाइडेन के हाथों में रहेगी और उन्हें शपथ दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स जूनियर। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समारोह में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, यानी वो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के दौरान नहीं रहेंगे। 150 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है और कुल इतिहास की बात करें तो ट्रंप ऐसा करने वाले चौथे राष्ट्रपति होंगे। उनसे पहले जॉन एडम्स, जॉन क्विंसी एडम्स और एंड्रू जैक्सन ने ऐसा किया। जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मिनट का एक वीडियो भी रिलीज किया बतौर विदाई भाषण। इसमें उन्होंने नई सरकार को शुभकामनाएं दी। चूंकि ट्रंप इस समारोह में नहीं रहेंगे, इसलिए एक खास इंतजाम और करना पड़ा। एक सीक्रेट एजेंट हमेशा प्रेसिडेंट के साथ होता है, ब्रीफकेस लेकर। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फुटबॉल। इसमें न्यूक्लियर कोड होते हैं। व्हाइट हाउस छोड़ने के दौरान एक ब्रीफकेस ट्रंप के साथ जाएगा और जैसे ही बाइडेन शपथ लेंगे, उसी वक्त उस ब्रीफकेस का कोड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये पूरा समारोह ऐतिहासिक होता है। आमतौर पर इस समारोह में लाखों लोग जमा होते हैं अपनी आंखों से इतिहास को आकार लेते देखने के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते गिनती के लोगों को समारोह में इकट्ठा होने की इजाजत है। जितने लोग आएंगे उनसे कई गुना ज्यादा सुरक्षा के लिए जवान आएंगे। लगभग 25,000 गार्ड्स को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद से वॉशिंगटन में तैनात किया गया है। ऐसी नाकेबंदी इससे पहले किसी शपथ ग्रहण में नहीं देखी गई। जो बाइडेन शपथ लेंगे, उनके साथ शपथ लेंगी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की। भाषण के बाद दोनों एर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री भी जाएंगे। वहां पर अज्ञात सैनिकों की मजार पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश भी उनके साथ रहेंगे। फिर इन सबको एस्कॉर्ट करके व्हाइट हाउस ले जाया जाएगा। और आखिरी में होता है एक कार्यक्रम शपथ ग्रहण का। इसको कहते हैं प्राइम टाइम स्पेशल। ये अमेरिका में रात 8:30 बजे होगा। भारत का समय बताएं तो गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे। इस प्रोग्राम का नाम है सेलिब्रेटिंग अमेरिका। इसको होस्ट करेंगे मशहूर एक्टर डायरेक्टर टॉम हैंक्स। जो बाइडेन और कमला हैरिस के संबोधन के अलावा इसमें देश भर की जानी मानी हस्तियों की परफॉर्मेंस भी होगी। आपने शपथ ग्रहण के बारे में सुन लिया, परंपराएं भी सुन ली। अब सुनिए चुनौतियों के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप कोई आसान विरासत छोड़कर नहीं जा रहे। उन्होंने नई सरकार के लिए बेइंतहा मुश्किलें खड़ी की हैं। बाइडेन इससे निपटने में कितना कामयाब होंगे, ये उनकी कैबिनेट की काबिलियत पर भी निर्भर करता है। बाइडेन की कैबिनेट को अमेरिकी इतिहास में सबसे विविध और दिलचस्प बताया जा रहा है। क्षेत्र, रंग और धर्म की बंदिशों से परे जाकर लोग चुने गए हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की पहली महिला अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस की कड़ी भारत से जुड़ती है। तमिलनाडु के मन्नारगुडी के पास उनका ननिहाल है। हालांकि वो इकलौती नहीं है। बाइडेन की टीम में कुल 20 भारतवंशियों को जगह मिली है। इनमें 13 महिलाएं हैं। कुछ अहम पदों पर चुने भारतीयों के नाम जान लीजिए। सबसे पहला नाम है विवेक मूर्ति का। अमेरिका के सर्जन जनरल चुने गए हैं। वो बराक ओबामा के कार्यकाल में भी इस पद पर थे। मूर्ति के पुरखों की जमीन कर्नाटक में है। उनकी फैमिली पहले इंग्लैंड और उसके बाद अमेरिका के मियामी में बसी। उन्होंने हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। दूसरा नाम है सूची में नीरा टंडन का। उन्हें व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनका जन्म अमेरिका में ही मैसाचुसेट्स में हुआ था और उनकी माँ ट्रैवल एजेंट की नौकरी करती थी। उन्होंने परवरिश की। नीरा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। इस सूची में तीसरा नाम है विनय रेड्डी का। उन्हें स्पीच राइटिंग का डायरेक्टर बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो बाइडेन का भाषण उन्होंने ही तैयार किया। विनय रेड्डी का परिवार तेलंगाना के करीमनगर से अमेरिका गया था। उन्होंने मियामी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। चौथा नाम वनिता गुप्ता का। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एसोसिएट अटॉर्नी का पद मिला है। वनिता का ताल्लुक अलीगढ़ से है। उनके माता पिता शादी के बाद देश छोड़कर गए थे। वनिता का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ। उन्होंने येल से बीए और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। पांचवा नाम है विदुर शर्मा का। उन्हें कोविड-19 रिस्पांस टीम में पॉलिसी एडवाइजर के पद पर नियुक्ति मिली है। विदुर का जन्म विस्कॉन्सिन में हुआ था। उनके माता पिता भी प्रवासी बनकर गए थे और वहीं के होकर रह गए। इसके अलावा पहली बार 2 कश्मीरी महिलाओं को भी यूएस प्रेसिडेंट की टीम में शामिल किया गया है।
आयशा शाह नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की डिप्टी डायरेक्टर बनी हैं, जबकि समीरा फजीली को व्हाइट हाउस की डिजिटल टीम में पार्टनरशिप मैनेजर का पद दिया गया है। इसके अलावा भी कई नाम हैं। उजरा जिया, माला अडिगा, गरिमा वर्मा, सबरीना सिंह, भरत राममूर्ति, गौतम राघवन, वेदांत पटेल, सोनिया अग्रवाल, तरुण छाबड़ा, सुमोना शर्मा, शांति कलाथिल, नेहा गुप्ता और रीमा शाह। उन्हें फर्स्ट लेडी के ऑफिस समेत कई जरूरी मोर्चों पर तैनाती मिली है। यह तो हुई भारत वंशियों की बात। अब बात करते हैं भारत पर पड़ने वाले फर्क की। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से भारत को फायदा होगा या नुकसान? उनके प्रशासन की इंडिया पॉलिसी कैसी होगी? बाइडेन सरकार अगले 4 वर्षों में जो फैसले लेगी भारत पर, उसके असर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो यह कि सीधे तौर पर इंडिया अमेरिका डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे रहते हैं। इसमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड या कश्मीर जैसे मसलों पर अमेरिका के रुख की बात आती है। और दूसरा पहलू, भारत को इस बात से फर्क पड़ेगा कि अमेरिका की पाकिस्तान पॉलिसी या चीन या ईरान या फिर मिडिल ईस्ट पॉलिसी कैसी रहती है। इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत का नफा नुकसान जुड़ा है। नई सरकार की यह पॉलिसी कैसी रहने वाली है, ये बताने के हमारे पास 2 आधार हैं। एक, बाइडेन के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या प्रशासन में बाकी अधिकारियों के बयान, भारत को लेकर उनका दृष्टिकोण। और दूसरा, अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूतों और इंडिया अमेरिका रिलेशन के जानकारों से मिली टिप्पणियां। दोनों बताएंगे। सबसे पहले ट्रंप के दौर की बात। ट्रंप के दौर में अमेरिका भारत के रिश्ते कैसे रहे? अमेरिका की इंडिया पॉलिसी पिछले 1 दशक में कैसी रही? जब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो हमें सबसे पहले हेनरी किसिंजर का वो कथन याद आता है कि अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। यानी अमेरिका का ना तो कोई स्थायी दोस्त है और ना कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ इसके अपने हित स्थायी हैं। किसिंजर 1970 के दशक में रिचर्ड निक्सन जब राष्ट्रपति थे तो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री थे। किसिंजर के ही बयान से मिलती जुलती लाइन फरवरी 2019 के दी अटलांटिक के एक लेख में मिलती है। क्या लाइन थी? कोर पर्पज ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। यानी अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी जीवन शैली की हिफाजत करना है। यह लेख लिखा था जैक सलीवन ने। सलीवन जो अब जो बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। बात का सार यह कि राष्ट्रपति बदल जाने से अमेरिका की विदेश नीति का मूल नहीं बदलता। हालांकि जब बात डोनाल्ड ट्रंप की आती है तो अमेरिकी विदेश नीति थोड़ी भटकी हुई दिखती है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के जुमले पर राष्ट्रपति बने और उसी थ्योरी से विदेश नीति गढ़ने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और ट्रेड को लेकर ऐसे फैसले लिए जिनका अमेरिका के बाहर नकारात्मक अर्थ निकाला गया। ट्रंप वाली अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की संकीर्ण राष्ट्रवाद और पॉपुलिज्म की जो अप्रोच थी और जो कथित तौर पर लीक से हटकर बताई जा रही थी, इसने अमेरिका के ग्लोबल लीडर के तौर पर जो उसकी छवि थी उसको प्रभावित किया। जो अमेरिका ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड की बात करता था या फिर जो अमेरिका पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया भर में मिलिट्री इंटरवेंशन करता था, ये उसका एक नया रूप था। इसके बजाय ट्रंप के दौर में अमेरिकी आइसोलेशनिज्म यानी तटस्थ की तरह दिखता रहा। अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में भी एक वैक्यूम सा दिखा। अमेरिका का नाटो में सहयोगी तुर्की उसे आंखें दिखाता रहा। ईरान को लेकर ट्रंप के फैसलों की आलोचना हुई। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की, लेकिन उसका भी कोई सार नहीं निकला। ट्रंप ट्विटर पर 4 साल दुनिया के नेताओं के बारे में ऊल जलूल लिखते रहे। कुल मिलाकर उनकी विदेश नीति में स्थायित्व नहीं दिखा। जब भारत की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जैसे फ्रेंड बराक थे, वैसे ही माई फ्रेंड ट्रंप भी रहे। मोदी जी तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया है, जो कई लोगों को लगा कि राजनयिक दृष्टि से गलत है। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे देश में किसकी सरकार बने, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने चुनाव से ठीक पहले भारत का दौरा किया था। सिक्योरिटी कॉपरेशन के मामले में ट्रंप के शासनकाल में भारत से कई अहम करार हुए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी कॉपरेशन क्वाड को मुकम्मल शक्ल देने में भी अमेरिका की भूमिका रही। चीन को लेकर अमेरिका हमेशा भारत के पाले में रहा। ट्रंप सरकार पाकिस्तान को लेकर भी सख्त रही। पाकिस्तान को आर्थिक मदद देनी बंद की गई, तो ये बातें भारत के पक्ष में गईं। कश्मीर मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका ने भारत की तरफदारी की। हालांकि ट्रेड टैरिफ को लेकर झगड़ा चला। अब बात करते हैं कि बाइडेन के दौर में भारत अमेरिका यहां से आगे किस दिशा में जाएंगे। सबसे पहले बात सिक्योरिटी कॉपरेशन की। बाइडेन के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री होंगे लॉयड ऑस्टिन। ऑस्टिन भारत के बारे में क्या सोचते हैं, ये उन्होंने मंगलवार को सेनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी को अपनी कंफर्मेशन हियरिंग में बताया। ये कंफर्मेशन हियरिंग क्या होता है? सेनेट यानी कि अमेरिका की राज्यसभा, मोटा माटी समझ लीजिए। उसकी कमेटी उन लोगों को बुलाती है जिन्हें राष्ट्रपति अपना मंत्री चुनते हैं। वहां उनसे सवाल जवाब होते हैं कि मंत्री बनकर वो अमेरिका के लिए क्या करेंगे। इस औपचारिकता के बाद ही सेनेट का कंफर्मेशन मिलता है।
इसी हियरिंग में लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि वो भारत के साथ सामरिक रिश्ते जारी रखेंगे, साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाएंगे। भारत को अमेरिका के मेजर डिफेंस पार्टनर का जो स्टेटस दिया गया है उसे और आगे ले जाएंगे। उन्होंने क्वाड का भी जिक्र किया और कहा कि भारत और अमेरिका अपने साझे सामरिक हितों को साधने के लिए रीजनल मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स करेंगे। बात को सीधे तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि चीन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका को सिक्योरिटी कॉपरेशन में साथ आना होगा। तो बाइडेन वाले अमेरिका में डिफेंस के क्षेत्र में भारत को और क्या क्या मिल सकता है, कैसे रहेंगे रिश्ते, ये समझने के लिए हमने मीरा शंकर से बात की, जो अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी हैं। जहां तक बाइडेन का सवाल है, मुझे लगता है कि सुरक्षा के क्षेत्र में रिश्ते बढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों देशों की जो चीन के बारे में चिंता है, उससे दोनों देश अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। ये उनके फायदे में है, दोनों के हित में है। तो मेरे ख्याल से ये तो और मजबूत होंगे। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस जो दिया गया था, वो ओबामा के ज़माने में दिया गया था। और डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव जो था, वो भी ओबामा के ज़माने में लागू किया गया था। तो एक तरीके से ट्रम्प ने जो ओबामा के ज़माने में हुआ, उसके उस नींव पे और बढ़ाया। और मुझे लगता है कि बाइडेन सरकार भी ट्रम्प की जो सरकार थी उसके नींव पे और बढ़ाएगी। जहाँ तक आर्थिक रिश्तों का सवाल है, इतनी मुझे लगता है इतना उथल पुथल नहीं होगा जितना ट्रम्प के ज़माने में था, क्योंकि वो काफ़ी यूनिलैटरली निर्णय लेके एकदम से अनाउंस कर देते थे। बातचीत होगी, पर ये हमें मान के चलना है कि जो वैश्वीकरण पहले खूब तेजी से चल रहा था, वो एक तरीके से सीमित हो चुका है। और जो ट्रम्प ने प्रोटेक्शनिज्म, अमेरिका फर्स्ट, ये सब जारी किया अपनी नीतियों में, मुझे लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शनिज्म आया, जो मतलब उनको लगता है कि वैश्वीकरण से उनको फायदा नहीं हुआ, हानि ही हानि हुई है, क्योंकि इनकी नौकरियां चली गई, उनके जो वेतन हैं वो नीचे गिर गए इसके दबाव से। तो ये तबका जो है, इसको बाइडेन को भी मन में रख के या ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो अमेरिका उस तरीके से वैश्वीकरण को नहीं अपनाएगा जैसे पहले था। तो हमें भी थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे हम अपना जो विवाद है व्यापार को लेके, उसको बातचीत से कैसे हम हल कर पाएं। भारत से संबंधों की बात में अमेरिका के विदेश मंत्री का जिक्र भी जरूरी है। बाइडेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? एंटनी जे ब्लिंकन। टॉनी ब्लिंकन नाम से इन्हें ज्यादा जाना जाता है। विदेश मामलों की सेनेट कमेटी के सामने इन्होंने भी भारत को लेकर अपना प्लान बताया। कहा कि चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को भारत को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। ओबामा प्रशासन के दौरान रक्षा सौदे और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हमारे संबंध गहरे हुए हैं। ट्रंप के दौरान इसे आगे बढ़ाया गया। टॉनी ब्लिंकन ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि चीन समेत कोई भी भारत की संप्रभुता को चुनौती न दे। इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये पूछा हमने अमेरिका में भारत के राजदूत रहे नीरज श्रीवास्तव से। उनको हमें समझिए 4 हफ्ते 6 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा। उसमें हमें देखना पड़ेगा उसमें हम कि क्या उनके और स्टेटमेंट्स आते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। एक बार शपथ लेने के बाद और मंत्रिमंडल के गठन के बाद उनके जो जैसे टोनी ब्लिंकन हैं और दूसरे ऑफिशियल्स हैं, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट। उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने चीन के बारे में क्या कहा है, क्योंकि उनकी चीन नीति और ट्रंप की चीन नीति जो है, हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कोई फर्क है या वही सेम नीति चल रही है।
क्योंकि ट्रंप की नीति जो है वो ओबामा की नीति से एकदम भिन्न थी, और बाइडेन की भी जो नीति है, मेरा ख्याल है कि ट्रंप की नीति से थोड़ी सी तो भिन्न होगी ही। तो कितनी भिन्न होगी ये हमें देखना पड़ेगा स्टेटमेंट। उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा उनकी जो डिप्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स हैं, उनके नेवल डिप्लॉयमेंट, शिप्स उनकी जो हैं, वॉर शिप्स, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इस तरह उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे वो करते हैं। भारत की नेवी के साथ वो जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना होगा। तो हमें इन सभी जो है तथ्यों को देखकर उसके बाद ही ये कहना जो है मुमकिन होगा कि बाइडेन की जो चाइना की नीति है वो कितनी भिन्न है ट्रंप की नीति से, और ये जो उसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर किस प्रकार से पड़ता है। एक और सवाल, सीधा सा सवाल कि जैसे चाइना का अग्रेशन है इंडिया को लेकर, चाइना का इंडिया को लेकर जो अग्रेशन है, नहीं वो एलएसी के पास एलएसी का वायलेशन का हो, या अरुणाचल में अभी विलेज बना है, या लद्दाख में हमारा झगड़ा हुआ, चाइना की इंडिया को लेकर जो पॉलिसी है या जो अग्रेशन है, उसका अमेरिका क्या स्टेटमेंट देता है, वहां के प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उससे फर्क पड़ता है क्या? हाँ, उससे फर्क पड़ता है। ये डायरेक्ट आंसर है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन का। यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर बाइडेन जो है चाइना की तरफ रुख जो अपनाएंगे, अगर वो एक सॉफ्ट रुख होगा, मतलब अगर वो चाहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करने चाइना से, उसका सीधा असर जो लद्दाख में हो रहा है वहाँ पड़ेगा। क्योंकि फिर चाइना जो है हमारी तरफ और कड़ी नीति अपनाएगा, हमारी तरफ हमारे लिए और मुश्किलें वो पैदा करेगा, क्योंकि वो ये समझ जाएगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भारत का समर्थन नहीं देगा। ऐसी मुश्किल स्थिति में अगर ऐसी अगर स्थिति आई तो ये भारत की मदद नहीं करेगा और भारत को अकेले ही ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। खैर, वैसे तो भारत प्रिपेयर्ड है, कोई भारत में ये नहीं सोच रहा है कि अगर चीन ने कुछ और लद्दाख में किया तो अमेरिका अपनी सेना भेज देगा। ऐसा नहीं होगा, सेना नहीं भेजेगा, लेकिन दूसरी तरीके से मदद कर सकता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस है अपना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका भारत की मदद कर सकता है, जैसे पहले किया भी है, क्योंकि भारत उसका स्थायी सदस्य नहीं है, अमेरिका स्थायी सदस्य है। तो इन दूसरे तरीकों से जो है अमेरिका भारत की मदद कर सकता है। अब बात आती है कारोबार की। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के तहत नई टैरिफ पॉलिसी लागू की। इससे अमेरिका का चीन और भारत समेत कई देशों से झगड़ा चला। ट्रंप प्रशासन ने 2018 में स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगा दिए। भारत ने इसका विरोध किया और बदले में भारत ने अमेरिकी सामान पर टैक्स भी बढ़ाए। इस झगड़े का असर दोनों देशों के कारोबार पर पड़ा। अमेरिका की कांग्रेस के सदस्यों की एक रिसर्च रिपोर्ट, जिसे कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS रिपोर्ट कहते हैं, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या लिखा है? ट्रंप के फैसलों से भारत अमेरिका के व्यापार पर असर पड़ा है, ये लिखा है। लेकिन अब बाइडेन के दौर में टैरिफ वाली पॉलिसी कैसी रहेगी, ये समझना जरूरी है। बाइडेन की US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव होंगी कैथरीन टाई। हमें इनका एक बयान मिला जिसमें इन्होंने कहा था कि अमेरिका की व्यापार नीति से अमेरिकियों को फायदा मिलना चाहिए, और इसकी शुरुआत इस बात को समझने से होती है कि यहाँ लोग सिर्फ कंज्यूमर नहीं हैं, वो मजदूर भी हैं और उन्हें अपनी आजीविका के लिए कमाना भी होता है। उन्होंने कहा कि बाइडेन की व्यापार नीति वर्कर सेंट्रिक रहेगी। तो क्या यह समझा जाए कि ट्रंप और बाइडेन की व्यापार नीति में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा? सुनिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली के चेयरपर्सन प्रोफेसर जोशी को। हमको ये जानना होगा कि अमेरिका प्रेसिडेंट कोई भी हो, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इस समय $923 बिलियन है।
सो अमेरिका इज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट देयर ट्रेड डेफिसिट, और इनका ट्रेड डेफिसिट पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। तो प्रेसिडेंट के बदलने के बाद पॉलिसीज में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन बेसिक जहां तक ट्रेड डेफिसिट का सवाल है, तो अमेरिका विल फोकस दैट दे एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड दे रेस्ट्रिक्ट देयर इंपोर्ट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। चाइना के प्रति उनका हमेशा इसलिए रहा है क्योंकि ऐसा हुआ है हमेशा से, क्योंकि चाइना से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट हमेशा से ज्यादा रहा है, और चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं वो न केवल अमेरिका, बिकॉज चाइना का टोटल जो है ना वो पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट लगभग 450-450 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो उस ट्रेड डेफिसिट के हिसाब से ऑल कंट्रीज आर वरीड अबाउट चाइनीज गुड्स एंड अमेरिका इज वन। और इंडिया में भी आपने देखा कि हमको भी चाइना के गुड्स से, क्योंकि हमारा भी ट्रेड डेफिसिट चाइना से लगभग 52 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रहा है चाइना से। सो ट्रेड डेफिसिट एक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है। अच्छा, अब दूसरा, लेकिन अगर पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम देखते हैं, तो most countries, post COVID and over dependence on the trade and business and economies on China, so all countries are, moving towards alternate supply, of the sources and alternate sources of import. तो इसके अंदर इंडिया को निश्चित रूप से फायदा होगा। और उसमें क्या है कि ट्रंप के साथ भी हमारी तो पॉलिसी अच्छी ही रही, और ट्रंप के साथ एक्चुअली क्या है कि ओनली थिंग इज, दो तीन चीजें हुई। एक तो ट्रंप ने जो जीएसपी लगाया, जो जीएसपी का बेनिफिट इंडिया के लिए खत्म किया, बिकॉज ट्रंप सेड दैट इंडिया इज नो मोर डेवलपिंग कंट्री। और ट्रंप अगर जीएसपी लगाने के लिए उनकी शर्त ये रही कि इंडिया के अंदर अमेरिका का जो है वो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट का इंपोर्ट जो है वो लगभग 6-6.5 बिलियन डॉलर का हम एक साल में उसको इंपोर्ट करें। एग्रीकल्चर और डेयरी आपको पता है कितने सेंसिटिव सेक्टर है, कोई उसके अंदर आज की तारीख में भी आप देख रहे हो कि इवन इफ इंडिया वांट टू डू सम रिफॉर्म, देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, एंड मोर इंपॉर्टेंटली डेयरी एंड एग्रीकल्चर इज एन इशू which account to 50 to 60% of population in this country, और वो लोग काफी गरीब भी हैं, तो मतलब they are the marginal and the small farmers। तो इंडियन एग्रीकल्चर एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, और मुझे नहीं लगता है कि इनके एग्रीकल्चर और डेयरी के भारत के अंदर बाजार तलाशने के रवैये में कोई अंतर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है एग्रो प्रोडक्ट्स का, एंड अमेरिका इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द एग्रो प्रोडक्ट विच अकाउंट फॉर अबाउट 135 बिलियन डॉलर्स ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट। इंडिया सारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मिला के भी जो है ना हम लगभग 30-35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट इशू है, और वो मुझे लगता है कि अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज ऑल्सो, दूसरा चाइना से प्रॉब्लम होने के कारण इंडिया मिस द अपॉर्चुनिटी फॉर आरसेप। नाउ इंडिया हैज गॉट तो इसलिए क्या है कि रादर देन द बिग आरसेप, नाउ इंडिया विल हैव सम forge of trade agreement with United States of America as well as with the European Union as well। दोनों के साथ हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो और अमेरिका से चूंकि हमारा ट्रेड मतलब पॉजिटिव, इंडिया एंजॉयज ए वेरी पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस विद अमेरिका, तो और इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस है उनसे, और हम अमेरिका को लगभग है 54 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, 19.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो ट्रेड बैलेंस है, तो एंड अमेरिका इज वरीड टू बैलेंस दिस ट्रेड, सो अमेरिका विल लाइक टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर आइटम। तो वो एक चीज है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रेड रिलेशन, अच्छा चूंकि अब वहां पे एक स्टेबल सरकार आ गई है, तो हम अमेरिका के साथ नाउ बट इंडिया इज विलिंग टू इंपोर्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेरिका, ऐसा नहीं है, बट वी वांट to import the products which are the technology intensive product from America rather than the agriculture product, जहां पे उसको कॉस्ट का बेनिफिट है, क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, एग्रो प्रोडक्शन की कंडीशन और उसकी लॉजिस्टिक्स के अंदर इंडिया और अमेरिका में बहुत डिफरेंस है। बट टेक्नोलॉजिकली नो प्रॉब्लम, वी आर विलिंग टू इंपोर्ट एंड फाइंड आउट सम वे। ऑयल एक जो चीज है, एक पेट्रोलियम जो शेल गैस अमेरिका में, ये वो भी हम इंपोर्ट करना चाहते थे। अच्छा, अमेरिका वांटेड अस इंडिया टू अबॉलिश द 100% ड्यूटी ऑन द चिकन लेग्स जो हम उस पे रखते थे, और वो उनकी जो हाई एंड बाइसिकल है वो उनका प्रेस्टीज इशू था ट्रंप का, तो उसमें मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा इसमें कमी आएगी। अब बात करते हैं वीजा पॉलिसी की, यानी जो भारतीय अमेरिका में जाकर रहना चाहते हैं या पढ़ने के बाद या पढ़ाने के बाद वहां नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बाइडेन वाला अमेरिका कैसा रहेगा। बाइडेन को एक ऐसा अमेरिका मिल रहा है जिसमें प्रवासियों को लेकर 4 बरस बहुत सख्ती बरती गई। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्क वीजा और ग्रीन कार्ड दिए जाने पर रोक लगाई थी,
जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। ट्रंप ने रोक इसलिए लगाई थी ताकि ये संदेश जाए कि वो अमेरिका में नौकरियां अमेरिकियों के लिए बचा कर रख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बाइडेन ट्रंप के नियमों में बदलाव करेंगे? इसका राजनीतिक नुकसान ये हो सकता है कि उन्हें एंटी अमेरिकन लेबर करार दिया जाए। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के जवाब में बाइडेन का नारा रहा है टू रिस्टोर द सोल ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की आत्मा को बहाल करने में क्या प्रवासियों से भेदभाव मिटाना भी शामिल होगा? इमिग्रेशन जो है, ये H1B वीज़ाज और इमिग्रेशन, उस पे मेरे ख्याल से बाइडेन ने कहा है कि उनकी नीतियां थोड़ी ट्रंप से फर्क होंगी, और पहले दिन उन्होंने कहा है कि वो साइन करेंगे कि जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर कर दिए, अलग कर दिए गए थे, उनको फिर से मिलाया जाए। दूसरा, जो कई देश थे मुस्लिम जहाँ से उन्होंने वीज़ा बैन लगा दिया था कि इन देशों से लोगों को वीज़ा नहीं मिलेंगे, वो हटाया जाएगा। और वो एक इमिग्रेशन बिल भी कांग्रेस में लाएंगे पूरी नीतियों को बदलने के लिए। जो 11 मिलियन वहाँ पे इलीगल, मतलब गैर कानूनी तौर से रह रहे हैं, उनको किस तरीके से सिटीजनशिप देने का रास्ता एक बनाएं। तो बाइडेन की जो इमिग्रेशन पे पॉलिसीज हैं ये खूब फर्क होंगी, पर हमें देखना पड़ेगा किस हद तक H1B वीज़ाज, L1 वीज़ाज में ढील डालते हैं ये, जिससे हमारी कंपनियों को फायदा होगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जो भारत से स्टूडेंट्स जाते हैं अमेरिका में, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, ख़ासतौर जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए फिर से काम करने की जो इजाज़त थी पहले, जो ट्रंप ने बंद कर दी थी बाद में, वो फिर से शायद लागू हो जाएगी। एक बात और, अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के फेवरेट हमेशा से डेमोक्रेट्स रहे हैं। पिछले कई राष्ट्रपति चुनावों का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, एक भारतीय मूल के लोगों के वोट एक तरफा डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवारों को गए हैं। इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि प्रवासियों के लिए डेमोक्रेट्स उतने सख्त नहीं है। ये तो हुई भारत और अमेरिका के सीधे संबंधों की बात। अब ये समझते हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान या चीन या ईरान पॉलिसी कैसी रहेगी। पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते कैसे रहेंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान की अमेरिका को ज़रूरत क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जुड़ी है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अमेरिका अपने सैनिकों को वापस निकाल रहा है, तालिबान से बात कर रहा है। यानी अमेरिका ये मानता है कि उसके जाने के बाद अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी हो सकती है। अमेरिका ये भी जानता है कि तालिबान का कंट्रोल आज भी पाकिस्तान और ISI के पास है, इसलिए अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रख रहा है। कोशिश ये है कि तालिबान सत्ता में भी आए तो अमेरिकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे ट्रंप हो या बाइडेन, उन्हें पाकिस्तान को भरोसे में रखना होगा। बदले में पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से जुड़े हैं। इसके अलावा अमेरिका की पाकिस्तान पॉलिसी भारत पर भी निर्भर करती है, क्योंकि भारत इस रीजन में अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार है। भारत को नाराज करके अमेरिका पाकिस्तान को कोई बड़ा फायदा नहीं करेगा। सेनेट की कमेटी के सामने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बयान में भी ये संतुलन दिखता है। वो अफगानिस्तान में समर्थन के लिए पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे गुटों पर पाकिस्तान की कार्रवाई अभी अधूरी है। चीन को लेकर भी अमेरिका की पॉलिसी अब ज्यादा आक्रामक हो सकती है। बाइडेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टॉनी ब्लिंकन का पिछले 1 साल का बयान मिलता है हमें। वॉशिंगटन के थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि अमेरिका में ये आम राय अब बन चुकी है कि नई किस्म की चुनौती चीन से है, और ट्रंप प्रशासन ने चीन को आगे बढ़ने में मदद की है। यानी बाइडेन प्रशासन में चीन से डील करने में ज्यादा जोर रहेगा और इसमें इंडिया जाहिर तौर पर मददगार होगा। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के साथ अमेरिका के परमाणु समझौते को ट्रंप ने रद्द कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे भारत ईरान के कारोबार पर भी असर पड़ा। बाइडेन की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन, उन्होंने पिछले बरस एक लेख में ईरान से करार तोड़ने के ट्रंप के फैसले को दर्दनाक और महंगा बताया था। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में कोलिन कहल का ट्रंप इज प्लेइंग विद फायर इन द मिडिल ईस्ट नाम से एक लेख मिलता है। इसमें ईरान के कमांडर सुलेमानी पर हमले की आलोचना भी थी। लेख लिखने वाले कोलिन कहल बाइडेन के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होंगे। यानी अमेरिका की ईरान पॉलिसी अब ट्रंप के दौर से बेहतर हो सकती है और इससे भारत को भी फायदा होगा। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के संबंध को बाइडेन के दौर में ज्यादा मजबूती मिल सकती है। कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। बहुत लंबा हो गया दुनियादारी, इसलिए सुर्खियां ड्रॉप कर देते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी
कोशिशों में कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।